अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला मैडम, PIS की रीजनल हेड कनिका मैडम, आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे साथी बाहर हैं मीडिया के, प्लीज एक बार आप जैसा कि आप सभी को ESIC ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की राजस्थान की हेड, SLBC की कन्वीनर, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट से पधारे अधिकारी, आप सभी का वार्तालाप यानी कि संवाद, वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। इस संवाद का मकसद है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से में जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो काम करते हैं, उनके साथ भी हम एक रैपो बिल्डअप करें, उन्हें बता सकें कि कैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, हम लोगों को ऐसे जानते होंगे कि प्रेस रिलीजेस जनरली PIB से आती है। PIB सिर्फ प्रेस रिलीजेस ही नहीं करता, उसके अलावा भी क्या काम करता है और आपसे रिलेटेड ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो पर्सनल लेवल पे आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है, वो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही जो मीडिया गवर्नमेंट मीडिया है, मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसके और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका आपके साथ कहीं ना कुछ नाता है, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारा डिजिटल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, खबरें चलती हैं, पता नहीं चलता कि खबरें सही हैं या गलत है, तो कैसे इसको तय किया जाए कि सच्ची है झूठी है। लोगों के अंदर बहुत सारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं और मन में ये ख्याल रहता है कि ये सही है कि नहीं है। तो PIB ने एक फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश किया है और आप लोगों ने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारा पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनली ये युद्ध 2 जगह लड़ा गया। एक जगह तो जो हमारे फोर्सेस ने लड़ा, दूसरा युद्ध था इंफॉर्मेशन वॉर, और PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने बहुत उम्दा काम किया। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ भी होंगे, क्योंकि बहुत सारा दुष्प्रचार किया जा रहा था, तो उसको कितना इफेक्टिवली हम एक केस स्टडी भी लेटर, जब हम दूसरा सेशन होगा टेक्निकल सेशन, उसमें एक केस स्टडी भी प्रेजेंट करेंगे कि कैसे PIB फैक्ट चेक जो है इस चीज़ को उसमें आपका मीडिया का मददगार साबित हो सकता है, और आम जनता का तो है ही, पर मीडिया का भी मददगार साबित हो सकता है। दूसरा है जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, जो मैं कह रही थी, आपसे बात कर रही थी। तो ये स्कीम है जो आप लोगों से डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि कैसे मंत्रालय ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक ऐसी स्कीम लेके आए ताकि जो जर्नलिस्ट, ये स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे लाया गया जब बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु कोविड के शिकार हुए, तो कैसे उनकी फैमिली को कुछ राहत दी जाए। तो ये एक स्कीम है। साथ में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की बीमारी आ जाती है, घेर लेती है, तो उस टाइम भी थोड़ी सी फिनेंशियल हेल्प अगर मिल जाए, अब मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन पत्र सूचना कार्यालय ने भी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के बारे में चलाया। साथ ही में आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपना छोटा अखबार भी निकालते हैं, आप भी उसके ओनर हैं, पब्लिशर हैं, संपादक हैं। तो किस तरीके से जो नया RNI, जैसे हम आजकल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, फिर RNI कहा जाता था, उन्होंने जो प्रेस सेवा पोर्टल यहाँ लेके आए हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ जानकारी देंगे। साथ ही आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 3 सीनियर ऑफिसर्स जो अपने डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, ESIC से अजीत जी यहाँ पधारे हैं, कनिका कालिया जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को हेड करती हैं पूरे राजस्थान को, वो भी जयपुर से यहाँ आई हैं, और SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के जो कन्वीनर हैं, जहाँ जिनके अंडर सारे बैंक्स का जो एक कोऑर्डिनेशन की कमेटी होती है उसको हेड करते हैं। तो मीना जी भी यहाँ आए हैं, हम सारी टीम जयपुर से आई है, और कोशिश ये है कि आज का जो संवाद हो, क्योंकि कुछ नई स्कीम्स भी हैं, हम चाहते थे कि कुछ नई स्कीम्स जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके बारे में एक आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए, थ्रेड बेयर डिस्कशन हो जाए, और आपके मन में अगर उसको लेके कोई सवाल है, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे वो चीज़ों को। राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल खड़गे साहब, महानिर्देशक सम्मानीय ऋतु शुक्ला जी, सारे
उदयपुर एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं, क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार जनमानस की मानसिक रूप से वातावरण बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मीडिया अगर उसी बात को पॉजिटिव चलाती है तो मानसिक रूप से जनमानस वही बनाता है। और पत्रकार या सरकारी मीडिया जो कहता है, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला, उस चलने के अंदर पाकिस्तान मीडिया ने ये दुष्प्रचार कर दिया, हमने इनके इतने विमान गिरा दिए, और उसके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी उन बातों को उसी रूप में पेश किया। कई देश, विभिन्न देशों के जब मीडिया ने भी इस बात को कहा तो देश की जनता में ये वातावरण बना, कहाँ ऐसा हुआ दिखता है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार की मीडिया ने, सेना की इंफॉर्मेशन ने उस बात को वस्तुस्थिति प्रकट की, तो हर व्यक्ति के मुंह से एक बात निकलने लगी कि सेना की मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहती है कि ये सब झूठ है। निश्चित रूप से आज की तारीख में आप सभी लोग स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जो सकारात्मक वातावरण बन रहा है, कोई सरकार का पक्ष नहीं है, देश का सकारात्मक वातावरण, क्योंकि एक व्यक्ति है, अरे दुश्मन इतना हावी है, तू कमजोर है, ऐसा है, तो वो देखेगा अरे हम कमजोर, तो उसी को अगर नहीं सशक्त है। तो पिछले 10 वर्षों के अंदर देश को इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मविश्वास पैदा किया। हमारे शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी, अपर महानिदेशक श्रीमती ऋतु शुक्ला जी, समस्त मीडिया कर्मी भाइयों बहनों, अभी ऋतु जी ने माफी मांगी कि देरी से उसका मैं माफी मांगता हूँ। माफी का कारण, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, देरी का कारण मैं हूँ, क्योंकि मुझे 10:30 बजे का समय दिया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं कोशिश करता हूँ, समय का नियोजन करता हूँ। कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से थोड़ा बहुत आगे चल, फिर भी मैंने मीना जी को, मीना जी में 11:30 तक पहुँच जाऊँगा, तो ये जानकारी मैंने उनको जरूर बताई थी। तो आपका क्षमा प्रार्थी मैं हूँ, क्योंकि आप थोड़े से देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी ऋतु जी ने कुछ बातें कही, और यहाँ पर मैंने जो आपके ये प्रदर्शनी देखी, सभी जो आपके होर्डिंग्स लगे हैं उनमें 11 साल की उपलब्धियां हैं, और सबसे पहले है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर के। आप मीडिया कर्मियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा सरकार का भी होता है, जनता का भी होता है, और सरकार की जो कमी खामियां रह जाती हैं किसी कारणवश, उन बातों को मीडिया सरकार के ध्यान में भी लाती है, जिससे सरकार के ध्यान में कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक किया जाए। और मीडिया हमारा बिल्कुल कोई नहीं पहुंच पाएगा, वहां पहुंचता है। बाबा साहब फिर कहते हैं हम आगे यहाँ करके आए हैं, तब उनको पता लगा तो यहाँ के लोगों ने सवाल था, कोई कितने हमारे लाश गिन करके बताओ। जब हमारे सेना के सेनापति को जवाब देना पड़ा कि हम लाशें गिनते नहीं हैं, हम लाशें गिराते हैं।
तो कई चीजें हैं जिन चीजों को जनता के सामने आपने तो होता क्या है कि भाई उन्होंने अगर कितने मरे मरे थे क्यों नहीं मरे तो फालतू का बकवास कर रहे हैं। इस प्रकार का माहौल सकारात्मक माहौल बने और विदेश नीति में तो विशेष करके बहुत बड़ी भूमिका हमारे मीडिया की है। अन्यथा लोग सुई का पहाड़ बनाते हैं। आज एक चीज चल रही है, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं गलत हूं। आज एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि मतदाता सूचियों से मतदाताओं को हटाया जा रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो ये है कि जो नाम वोटर लिस्ट में है उनका पुनरीक्षण करे और कोई भी नागरिक छूटे नहीं भारतीय है और कोई मर गया है तो उस सूची से हटाना और कोई बाहर चला गया है तो उसको सूची से हटाना और नया है उसको जोड़ना। आपने सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, प्रिंट मीडिया पर भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो आया है उसमें अधिकतर लोग रोहिंग्या आकर के वहां रहे थे। जब इंटरव्यू हो तो उनका मकान का पता नहीं है, किसी का मेहमान बन के रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यही हाल है, बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए। जब वो लोग आ गए तो वो चुनाव आयोग चाहता है कि विदेशी नागरिक भारत का मतदाता न बने और भारतीय नागरिक है जो मतदान से वंचित रहे, ऐसा उनकी ड्यूटी है वो करता है। लेकिन जब उनके नाम हटाए गए तो प्रतिपक्ष के नेता के मन में आया कि नाम काटे गए। आप बताइए, अगर रोहिंग्या आपका मतदाता बनेगा, बांग्लादेशी आपका मतदाता बनेगा, पाकिस्तान का व्यक्ति आकर के आपका मतदाता बनेगा, जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार के व्यक्ति को चयन करके भेजेगा, किस प्रकार को व्यक्ति को चुन करके भेजेगा, वो देश के हित में होगा, देश के नया हित में होगा। ये चीज भी हमको जनता के सामने लानी। एमएलए साहब का भी श्रीमती कनिका का, श्री राजकुमार मीणा डीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा एसएलबीसी का भी प्रधान मीणा जी डीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ उपस्थित सम्मानित हमारे मीडिया कर्मी के साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक विजन रखा है, जो विकसित भारत का विजन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना है। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए पिछले 2024-25 के बजट में एक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की एक घोषणा हुई थी। उस घोषणा के तहत ELI स्कीम, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, उस स्कीम का प्रावधान किया गया था। इसी स्कीम को अभी विगत लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 को इसका आधिकारिक घोषणा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजन करना, देश में रोजगार की क्षमता को बढ़ाना और रोजगार का औपचारिकरण, जिसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं, इसका ये उद्देश्य है। यह उद्देश्य, जैसा मैंने आपको बताया, विकसित भारत का जो विजन है, इसको आगे बढ़ाते हुए जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, जिसका एक टारगेट है कि अगर आप एक विकसित भारत के रूप में अगर उभरना चाहते हैं तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, भारी पेनल्टी देने का प्रावधान है।
तो अब क्या किया गया है कि इसकी रेगुलरिटी के लिए कि जो भी आपका अखबार छप रहा है आप उसके 48 घंटे के भीतर RNI पोर्टल में अपने अखबार की फोटो, नॉट PDF, उसका बंडल रखे और उसके ऊपर आपका जो प्रथम पृष्ठ है उसकी फोटो खींच लीजिए और उसको जब लास्ट में 1 महीना जब हो जाता है तब पूरा बंडल आपको जो है PIB कार्यालय में भिजवाना होगा। अब इसका मकसद क्या है, क्योंकि पहले बहुत लोग कर रहे थे PDF काफ़ी चल रहे हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ फाइल कॉपीज ही चल रही हैं, क्योंकि इसका मकसद ये है कि बहुत सारे अखबार जो जेन्युइन अखबार हैं और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो PDF छाप रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है, लेकिन जो एक मकसद होता है कि हमारी जो कॉपीज़ आपने बताई हुई हैं, आप जब RNI को एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं कि मेरी 15,000 कॉपीज़ हैं, 25,000 हैं, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो उसका कैसे हम वो किया जाए कि कैसे चेक किया जाए। तो इसमें बहुत सारे अखबारों को दिक्कत भी हुई कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, TDS काम है। इट्स नॉट अ TDS काम। और अभी क्या हो रहा है कि उनका जो सिस्टम है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, अभी हम लोगों ने बहुत सारा ऑनलाइन माध्यम से भी संवाद करवाया पब्लिशर्स का और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट भी हो रही है, क्योंकि एक नया पोर्टल बना है। धीरे धीरे कुछ जो अंग्रेजी में हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, वो सब भी रिजॉल्व हो गई हैं। तो अब आप लोगों को कोई भी परेशानी इस संबंध में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी हम लोग हर महीने उसका रिव्यू कर रहे थे, RNI को भेज रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स अब जो है वो नियरली ख़त्म ही हो गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो PIB का ईमेल एड्रेस है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। अब रिवाइज रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है, पब्लिशर अपना लैंग्वेज, उसका एडिटर कौन है, टाइटल कौन है, प्रेस कहाँ लोकेशन है और पीरियोडिसिटी जो है वो प्रेस सेवा पोर्टल में दर्ज करानी पड़ेगी और उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो PRG को यानी कि चले जाएगी। अब इसमें SA लिखा हुआ है। SA का मतलब है हर राज्य में एक अथॉरिटी नियुक्त की गई है जो जनरली हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पहले आप लोग उनके माध्यम से भी करते थे, अब ये कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो 60 दिन में, उन लोगों को भी मैप किया गया है इस पोर्टल पे, अगर वो 60 दिन में अपने कमेंट्स दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए जाएंगे तो बाईपास हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कमेंट्स नहीं आए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा। 60 दिन का उनको दिया गया है और 60 दिन में अगर नहीं देते हैं तो आपका जो है डायरेक्ट आगे चला जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, प्रेस सेवा पोर्टल में कभी कभी ये होता है कि किसी का जो ओनर थे या उनके डेथ हो गई है तो उसको चेंज कराना चाहते हैं, किसी और फैमिली मेम्बर को करना चाहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब ये सभी चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेस, हमारी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन प्रेस जो है उसका चेंज हो गया, उसमें भी पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना होता था, इन्फॉर्म करना होता था और वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता था। अब ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो गया है, आपको RNI के कोई चक्कर नहीं काटने हैं, सीधा सीधा आप पोर्टल पे जाइए, पोर्टल से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पूरा नंबर्स वगैरह दे रखे हैं और अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो pib.jaipur@gmail.com ये हमारी ईमेल ID है, आप हमें से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारा वो है CBC, जहाँ से आप एड्स वगैरह आते हैं। इसमें भी आप लोगों को एक रेगुलरिटी सर्टिफिकेट जो है टोकन जो लोग करते हैं वो टोकन सबमिट करने पड़ते हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम जो सब लोग बता रहे थे कि RNI का टोकन के लिए अलग भेजना पड़ता है और CBC का अलग भेजना पड़ता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि आपको एक ही सेट ऑफ कॉपीज भेजे जाए ताकि दोनों का काम हो सके। इसके बारे में आपको सभी जानते हैं कि PIB मीडिया ये तो मैं आगे कर द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा